30 साल में जो नहीं हुआ वो आज हुआ। 11 सितंबर 2024। अमरीश मिश्रा स्पीक नाउ का स्वागत है। ये मैं कहना भूल जाता हूं, लेकिन आज जितनी घटनाएं हुई हैं एक के बाद एक, जो मार फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने मारी और जो ऐतिहासिक काम 30 साल के बाद किया है, उसको बताने के लिए आज कुछ ज्यादा वक्त लग सकता है। हो सकता है मैं उसको शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर ज्यादा वक्त लगे तो फिर वही बात है, इसको अंत तक देखिएगा। मैं बार बार कहता हूं, इसमें आप चाहे दूसरे काम करते हुए देखिए, क्योंकि देखिए कोई विजुअल इसमें तो है नहीं, मेरी आवाज तो आपको सुनती रहेगी। आप पूरे समय देखिए इसको, इस पर कमेंट करना मत भूलिएगा और इसमें याद रखिएगा कि इसके खिलाफ एक साजिश हो रही है जिसको हमको डिफीट करना, हराना है। तो 30 साल में क्या हुआ? 30 साल बाद पहली बार एक इजरायली ब्लैक हॉक जो हेलीकॉप्टर है वो मार गिराया गया गाजा के अंदर हमास द्वारा। और जो शुरू में खबरें आई कि करीब 13 इजरायली सोल्जर्स मारे गए, उसके बाद इजराइल ने अभी तक 2 सोल्जर्स की डेथ एक्सेप्ट भी कर ली है और करीब 7 सीरियसली इंजर्ड सोल्जर्स की बात की है। लेकिन जो शुरू में खबरें आई थी उसमें 13 इजरायली सोल्जर्स के मारे जाने की खबर दी। रेजिस्टेंस ने अपनी तरफ से 10 से ऊपर बताया, तो हम 13 की फिगर के हिसाब से ही चलेंगे। और उसमें देखिए जो इंजर्ड हैं, वो इंजर्ड जो हैं उनकी संख्या उससे भी ज्यादा है, क्योंकि वहां पर जब ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जब ये गिरा है गाजा में, और ये देखिए सेंट्रल और साउथ गाजा के बीच में गिरा है और ये सुबह का वक्त था। अच्छा, जो वीडियो आया देखिए उसमें सीधे, जैसे इजराइल कह रही है कि कोई टेक्निकल फेलियर भी हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इजराइल ने ये नहीं कहा है कि नहीं ये टेक्निकल फेलियर से ही हुआ है या हमास ने ही मारा है, उसने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब इन्वेस्टिगेशन की भी बात 1 मिनट के लिए हम मान लें, जिस स्पीड से हेलीकॉप्टर आ रहा है, आप देखिए जो वीडियो है उसमें एक तो पहले से उसमें थोड़ी सी आग लगी हुई, उसके बाद 2 बड़े ब्लास्ट होते हैं और उन 2 बड़े ब्लास्ट के बाद हेलीकॉप्टर सीधे नीचे की तरफ गिरता है और गिर जाता है। अब आप देखिए इस बात को कि कोई कह सकता है कि ब्लास्ट अंदर कोई फेलियर की वजह से भी होंगे, हो सकता है, लेकिन उसमें जो जिस पॉइंट से उसमें आग लगी है, जो पहले से आग लगी थी, वो पहले से आग इस तरीके से, जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स होते हैं ये बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं, अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स हैं बेसिकली। आपने वो फिल्म भी देखी होगी शायद, ब्लैक हॉक डाउन, जिसमें एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मोगादिशु में, जो अर्ली 90s में अमेरिका ने जो एक मोगादिशु में अपनी फौज भेजी थी, वो फंस गई थी, घंटों लड़ाई चली थी, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर वहां भी मारा गया था। तो वो वही ब्लैक हॉक जो है, वही ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है जो इजराइल के पास है। और उसका जो 5th वर्जन है, जो सबसे एडवांस्ड वर्जन है, उसमें इस तरीके से हो ही नहीं सकता। अंदर से कोई भी स्नैग होगा, उसमें स्पेशल उसके डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, वो एक स्पेशलाइज उसमें टेक्नोलॉजी है। उसमें बहुत सारे लोग लास्ट में हेलीकॉप्टर को छोड़ भी सकते थे, लेकिन देखिए वो सीधे मार है, पूरा साफ हो जाता है। और हमास ने ये कहा है कि हमने एंटी एयरक्राफ्ट गन से मारा। अब देखिए आज ही कोई हमसे कोई हम मतलब हमारे चैनल का चहेता वही हमसे पूछ रहे थे कि हमास के पास इस तरह के वेपन्स कहां से आते हैं, कैसे वो करता है। मैं कई बार बता चुका हूं कि जब मैं, चलिए 2015 की बात थी, खुद और कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने जो मुझे बताया और कुछ मैंने भी देखा कि किस तरीके से जो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, टूनीसिया, मोरक्को, अल्जीरिया, उसके साथ साथ इवन सऊदी अरेबिया, बहराइन, यहाँ सबसे जो पढ़े लिखे मुस्लिम्स हैं, इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, अपनी फैमिली छोड़ दी, अपने इवन जो उसमें शादीशुदा है उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। 10-10 साल वो पड़े रहे वहीं टनल्स में 2010 के बाद हथियार बनाते हुए, और वही 7 अक्टूबर 2023 को पूरी दुनिया को जिसने चौंका दिया। और आपको बताएं कि लास्ट टाइम 7 अक्टूबर को ही 2023 को एक इजरायली यासिर हेलीकॉप्टर, वो भी ब्लैक हॉक डाउन नहीं था, यासिर हेलीकॉप्टर था, विच वॉज शॉट डाउन नियर किबुट्स एलुमिम, जो कि गाजा के पास इजराइल में है। और जैसा कि आप जानते हैं 7 अक्टूबर को हमास के ऑपरेटिव ने गाजा पे हमला किया था। तो किबुट्स एलुमिम में एक यासिर हेलीकॉप्टर वहां पर शूट डाउन किया गया था। उसके बाद ये पहली घटना है जिसमें एक ब्लैक हॉक डाउन हेलीकॉप्टर, और वो भी उसमें 2 इजरायली सोल्जर्स
मारे गए, 30 साल बाद ये हुआ है। इसके पहले अर्ली 90s में इस तरह की घटना हुई थी, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा फिर कभी, या कुछ मैं एक वीडियो प्लान कर रहा हूं जिसमें कुछ पास्ट के इवेंट्स हो। तो ये तो देखिए एक पूरी बात हुई। अच्छा, उसके बाद जो है करीब 4 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर इजराइल के आए और उन चारों रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पे भी मार पड़ी, मतलब उस पे भी हमास ने मारा है, और इस बार मशीन गन से मारा है, क्योंकि जब बिल्कुल वो जमीन के नजदीक हैं तब उसमें गोली चली। अब आप सोचिए, कोई हेलीकॉप्टर एक ग्राउंड लेवल पे आ गया है, वो क्या मशीन गन की गोलियों को, एक इंसान तो फिर भी बच सकता है, हेलीकॉप्टर में तो आग लगना बिल्कुल लाजिम है। और वही हुआ है, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर के रिमेन्स दिखाए गए हैं जो इजरायली मीडिया फ्लैश कर रहा है। रेजिस्टेंस ने 2 हेलीकॉप्टर के इस तरह के इमेजेस दिखाए। अच्छा, वहां पर देखिए, अब गाजा से कहा जा रहा था कि ये पूरी जो 2 ब्रिगेड्स हैं, गोलानी और गिवाती, ये 2 पहले ही विड्रॉ कर चुकी, लेकिन अभी जो घटना घटी है आज सुबह, उसमें यह दिखाया गया कि नहीं, गोलानी ब्रिगेड के कुछ लोग थे पास, वो वहां पहुंच गए। गोलानी ब्रिगेड कहां है? वहां गुलानी ब्रिगेड गाजा में कहां है? नेत्जरीम कॉरिडोर में कुछ समय पहले आई थी, उसको मार के भगा दिया गया था। उसके लोग तो वेस्ट बैंक के इन्वेजन में भी नहीं थे। उनको तो कहा जा रहा है कि लेबनान का जब हम इन्वेजन करेंगे, और उस पर भी हम आएंगे। एक सीक्रेट रिपोर्ट आज लीक हुई है इजराइल की, जिसमें लेबनान के इन्वेजन की बात हुई है कि किस तरीके से इजराइल प्लानिंग कर रहा है लेबनान को वो इन्वेड करेगा। अच्छा, हो सकता है कि वो लीक जानबूझ के हो, क्योंकि अभी तक ये ताकत, ये नर्व नहीं जुटा पाया है इजराइल के लेबनान पे वो हमला करे। लेकिन उसमें ये एक प्लानिंग बन रही है कि नेतन्याहू जो हैं वो हमास के साथ कुछ डील फाइनली वो मान लेंगे और लेबनान पे अटैक कर देंगे। लेकिन ये देखिए, ये सब टिपिकल जो अमेरिकन माइंडसेट है, जो अमेरिकन बुद्धिजीवी है, इसी तरह से सोचता है कि वहां वो कर देंगे, वहां। अरे ऐसे नहीं होता है भाई। जब आप एक जगह आप पीछे झुके हैं तो आप दूसरी जगह हमला कर देंगे, तो और ये जो हमास है वो डील, मतलब जस की तस वो डील मान लेगा। वो भी कह देगा कि हिजबुल्लाह हमारा अलाई है और उस पर हमला किया तो हम फिर लड़ेंगे। ये थोड़ी ना होता है कि हाँ, मुझे हंसी आती है, बताइए मैं क्या करूं। बहुत पढ़े लिखे लोग भारत में भी बाहर भी इस तरह की बातें करते हैं, और आजकल तो ये फैशन बन गया है। और उसमें मुझे लगता है कि मतलब एम आई द लास्ट सर्वाइविंग, जिसको कहते हैं लास्ट मैन स्टैंडिंग, एज फार एज जर्नलिज्म इज कंसर्न, एज फार एज ट्रूथ एंड फैक्ट्स आर कंसर्न। कोई तो यार बोलो, कोई तो कुछ, हम तो भीख मांग रहे हैं कि कोई तो कुछ बोलो यार, कुछ तो एनालिसिस सामने लाओ। अब आप देखिए यहाँ पर, जैसे मैंने बताया आपको, और मैं देखिए ये मेरा स्टाइल है। कुछ लोगों ने इस पर कमेंट किया है कि आप एक न्यूज़ पढ़ के दूसरे पे चले जाते हैं। हो सकता है आपको अलग लगे, क्योंकि इस जो न्यूज़ आमतौर पे पढ़ी जाती है वो न्यूज़ की तरह नहीं पढ़ी जाती, वो बिल्कुल बाइट्स की तरह पढ़ी जाती, खट 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 खट, ऐसे न्यूज़ नहीं होती। न्यूज़ दी जाती है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है, और मैं डाइग्रेस भी करता हूं। ये मेरी अपनी स्टाइल है, ये मेरी खुद की स्टाइल है कि कोई एक टॉपिक चल रहा है, उस पर मैं देखिए फिर वहां पर आया, उससे एक मैं डाइग्रेस किया, उससे जुड़ी हुई कोई चीज हुई, उससे मैंने इंफॉर्मेशन दी। जैसे अभी मैं गाजा के हेलीकॉप्टर जो क्रैश की बात कर रहा था, फिर मैं पहुंच गया, वहां से बात निकली तो नेतन्याहू लेबनान तक, फिर मैं वापस उस पर आ रहा हूं। तो गाजा पे देखिए जो हेलीकॉप्टर क्रैश किया है, इसके बारे में और 2-3 चीजें सामने आई हैं। एक चीज तो यह है कि ब्लैक हॉक जो हेलीकॉप्टर्स हैं, उनकी फ्लाइट्स रोक दी गई हैं, और इजराइल अपने जो कुल, जैसे यासिर हेलीकॉप्टर कुछ उसके पास हैं, कुछ उसके पास और भी मतलब जो इंफीरियर, मतलब जो बहुत इंफीरियर टेक्नोलॉजी के, जो अमेरिका से नहीं लिए हैं, कुछ यूरोपियन देशों से पार्ट्स मंगा के इजराइल ने खुद भी हेलीकॉप्टर इजराइल अपने बनाता है। वो सारी चीजें, तो वो जो है सारे, क्योंकि इनको सच में खतरा है कि एक्चुअली टेक्निकल स्नैक की बात नहीं है। बाकी आपने ब्लैक हॉक जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको आपने क्यों रोका? आपने इसलिए रोका क्योंकि हमास फिर मार सकता है। और अगर आपने ब्लैक हॉक जो हेलीकॉप्टर है, 2-3 और गिर गए, 2 तो अभी गिरे हैं, उसके बाद आपके सोल्जर्स जो वहां गए उनको भी मार के भगाया गया, और 13 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर हमास ने 2-3 ऐसे रॉकेट गिरा दिए तो क्या होगा? इजराइल की साख को क्या होगा? दूसरी बात देखिए, एक और बड़ी घटना हुई। अब आप कहेंगे कि ये क्या? ये देखिए, यही विधि का विधान है। एक तो हिजबुल्लाह ने मार की, और किबुत्स दान जो एक इजराइली सेटलमेंट है,
वहां पर एक सेटलर मारा गया, सीधे सीधे उसके घर पे मार पड़ी, और वो भी एक ऐसी फैमिली से निकला उसका बड़ा भाई आईडीएफ में रहा है और जिसने कुछ जुल्म भी किए। तो कहीं ना कहीं उसको टारगेट करना था। उसका जो छोटा भाई है वो भी उतना ही क्रूएल, उसको भी कुछ समय पहले, वो अभी ट्रेनिंग कर रहा है आईडीएफ में, जो मारा गया, और उसको भी अभी कुछ समय पहले कुछ अपनी ही आर्मी के कुछ महिलाओं के साथ छेड़खानी करने के आरोप में वो कुछ दिन के लिए सस्पेंडेड था। तो वो देखिए मारा गया। अब आप देखिए कि जो बड़ी बात हो गई कि यहां पर क्या हुआ, कहां पर, रमल्ला में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के नाक के नीचे, और गद्दार महमूद अब्बास के नाक के नीचे नाब्लस के रफत गांव का एक बंदा दैफ अल्लाह 58 साल का, उसने रमल्ला में, देखिए एक इजरायली चेक पॉइंट है जहां पर एक टावर लगा है, उस टावर के ऊपर इजरायली सोल्जर खड़ा है, उसका वीडियो पूरा आया है। उस टावर के ऊपर एक इजरायली सोल्जर खड़ा है और उसके साथ एक दूसरा इजरायली सोल्जर नीचे है, और सामने से पूरी लाइन आ रही है। रमल्ला का सीन मैं बता रहा हूं, जहां पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को कुछ हद तक चलती भी है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा इजराइल के कब्जे में। तो वहां पर देखिए जो सीधी लाइन में ट्रक्स आ रही हैं, और वो ट्रक्स क्या, टैंकर्स हैं एकदम, और वो पूरी रो बनी हुई, एकदम से एक टैंकर रो तोड़ता है और जाके वो जो टावर है जहां आईडीएफ सोल्जर्स खड़े उसमें घुस जाता है। और फिर उस टैंकर के पीछे एक ट्रक है, और उस ट्रक के पीछे एक छोटी गाड़ी है, वो छोटी गाड़ी भी इधर आती है, और जब ये टैंकर उसको मारता है तो वो छोटी गाड़ी रुकती है और उसमें से निकल के एक आदमी भागता है। अब ये जो दैफुल्ला था ये उस ट्रक के अंदर था, जो छोटी गाड़ी में हमास का एक दूसरा ऑपरेटिव था जो मॉनिटर कर रहा था सारी चीजें। अभी तक उस दूसरे ऑपरेटिव को इजराइल नहीं पकड़ पाया। दैफुल्ला तो अंदर था, वो भी अभी मरा नहीं है, वो घायल है और उसको अस्पताल में भर्ती किया गया। 58 साल उसकी उम्र है। अब ये जो देखिए चीज हुई है, अब ये जो चीज हुई है, ये जो रमल्ला के एक खास इलाके में, इसमें देखिए जो खास बात है, जो पहले हम आपको बता रहे हैं, कल मैंने क्या बताया था, इजिप्ट, जो इजिप्ट की तरफ से हमला हुआ, उसके पहले क्या हुआ था, जॉर्डन की तरफ से हमला हुआ, उसके पहले वेस्ट बैंक में लगातार हमला हो रहा, उसके पहले लेबनान में जो अल फज्र जो संगठन है वो खुल के सामने आ गया। ये देखिए लगातार एक सीक्वेंस बन रहा है, और इसमें जो है रोज कोई ना कोई अब रैमिंग ऑपरेशन, कोई इस तरीके की चीजें जिसमें खुद एक, मतलब क्योंकि इसको तो आप रोक नहीं सकते ना, इसको तो, ये तो कोई रेजिस्टेंस का प्लान्ड ऑपरेशन लगता नहीं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं प्लान्ड है। लेकिन बहुत सारी चीजें लोग अपने इनिशिएटिव पे भी कर रहे हैं। कई लोग जो चाकुओं से वार कर देते हैं आईडीएफ सोल्जर्स पे, वो अपने इनिशिएटिव पे कर रहे हैं। आज भी देखिए जो ऑपरेशन हुआ, बिल्कुल आपको विश्वास नहीं होगा, सीधी लाइन में ट्रक्स जा रही हैं, सामने आपको दिख रहा है एक टावर है, एक वॉच टावर, जिसमें आईडीएफ का सोल्जर खड़ा है, नीचे भी एक सोल्जर है, और वहां से आती है, मुड़ती है, एक टैंकर मुड़ता है, सीधे मारता बाढ़ से, और वो जो आईडीएफ का सोल्जर, उसमें एक मारा गया उसमें। तो मतलब 13 वहां, एक मारा गया, और उसके बाद जो दूसरा है वो क्रिटिकली इंजर्ड है। ये सारी चीजें जो हैं देखिए एक के बाद एक सामने आ रही हैं। आईडीएफ के चेक पॉइंट्स पे आईडीएफ के सोल्जर्स ने सर्व करना मना कर दिया, क्योंकि उनका ये कहना है कि चेक पॉइंट्स जो हैं इजराइल के, उनमें कोई आर्मर तो है नहीं, वो तो चेक पॉइंट्स हैं। जैसे आप अपने एयरपोर्ट जाइए, यहां पर कई एयरपोर्ट्स में विभिन्न देशों के तो सैंड बैग्स होते हैं। ये ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई लोहे की कोई बुलेट प्रूफ आप दीवार बना दें, उसके पीछे एक गार्ड खड़ा है, ऐसी तो अभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है। तो इजराइल के जो बहुत सारे आईडीएफ के सोल्जर्स हैं, दे आर रिफ्यूजिंग टू सर्व, दे आर सेइंग वी विल नॉट सर्व ऑन दीज वॉच टावर्स और ऑन चेक पॉइंट्स, बिकॉज चेक पॉइंट्स भी सीधे निशाना बन गए। चेक पॉइंट्स पे कोई भी फिलिस्तीनी सिविलियन जिसके पास कोई भी हथियार हो, वो सीधे हमला कर रहा है और मार रहा है। और ये उन हमलों से इतर हैं जो रेजिस्टेंस कर रहा है, जिनके बारे में हमने आपको बताया कल भी। 52 सोल्जर्स जो इजराइल के हैं, उसमें से घायल हैं, कितने मारे गए वो अभी क्लियर नहीं हो, आज तक नहीं हो पाया। सोचिए, हेलीकॉप्टर वाला जो इंसिडेंट है ये भी आज तक नहीं हो पाया। और ये लड़ाई जब खत्म होगी तो इसके बाद एक ट्रूथ कमीशन बनेगा, और वो ट्रूथ कमीशन एक एक इजरायली फेटिलिटी को पकड़ेगा। अभी देखिए जो एक और जो बड़ी घटनाएं 2 हुई, तुलकरेम में और नाब्लस में। तुलकरेम और नाब्लस में लगातार लड़ाइयां हुई, और इन लड़ाइयों के पीछे देखिए जो खास बात थी कि जो रेजिस्टेंस ने जिस तरीके से अपने एक्सेस बनाए हुए हैं,
जो उन्होंने एक एक्सेस मार्क कर दिए हैं। अच्छा, एक्सेस मतलब मैं आपको बताऊं, बार बार मैं बोलता हूं, एक्सेस का मतलब ये है कि जहां से जो एक्सेस ऑफ एडवांस होते हैं, कि जहां से इनको पता है कि यहां से इजरायली फोर्स आएगी, क्योंकि बीच में मान लीजिए और बहुत सारे कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर बस्तियां हैं, तो एक्सेस जो हैं जो आने के, वो एक आर्मी का टर्म होता है कि भाई एक्सेस ऑफ एडवांस क्या है एनिमी का। तो उस हिसाब से आप देखिए तो 13 एक्सेस से आज तुलकरेम में आज एडवांस करने की कोशिश की आईडीएफ ने, 13 एक्सेस से। और वेस्ट बैंक पे लगातार ये हमले जारी हैं, तुलकरेम को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, लेकिन 13 के 13 एक्सेस पे वहां पर उनको आईडीएफ ये पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। और उसमें ऐसे कुछ एक्सप्लोजिव्स पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने यूज किए जिसके बारे में अभी भी देखिए, एंटी एयरक्राफ्ट गन के बारे में तो हमास ने जो हेलीकॉप्टर गिराने में यूज किया उसके बारे में तो एक मोटा मोटी जानकारी थी। हालांकि इजराइल का कहना था कि हमास के पास जो इस तरह की गन्स हैं उनकी एक्यूरेसी डाउटफुल है, लेकिन एक्यूरेसी आज साबित हो गई 13 इजरायली सोल्जर्स की जान की कीमत पे। उसके बाद अभी जो तुलकरेम में हुआ है उसमें भी 12 इजरायली सोल्जर्स घायल हुए हैं। और ये जो 13 एक्सेस है जो एडवांस कर रहे थे, ये ऐसे देखिए आप, ऐसे ऐसे जा रहे हैं इजरायली सोल्जर्स, और वो कुछ अपना वो लगा, वो अगल बगल झाड़ियां हैं, उन झाड़ियों से में अपना खुद भी झाड़ पहने हुए हैं कि जैसे वो मतलब झाड़ियों में वो दिखे ना, लेकिन वो इतना ऑब्वियस है कि जैसे चलती हुई झाड़ियां हैं, जैसे बिल्कुल मैकबेथ में शेक्सपियर का जो प्ले है मैकबेथ, उसमें जो सीन है कि झाड़ियों के में वो करके और सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं, जो मैकबेथ का फॉल है उस समय। तो वो जो पूरा आप देखिएगा तो उसी तरीके से इजरायली सोल्जर्स मूव कर रहे हैं। उस चीज को पकड़ना कितना आसान है, ये कोई जीनियस का तो काम है नहीं ना। और इसको पकड़ के फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने मार की, और जब फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने मार की तो उसके बाद उसमें जो इजरायली सोल्जर्स की जो फ्रंट लाइन थी वो ढह गई, और 13वें एक्सिस पे ढही, और अलग अलग समय पूरे दिन भर ये चलता रहा। आप देखिए इस बात को कि पूरे दिन भर ये चलता रहा। उसके बाद देखिए नाब्लस में अल मदारिस एरिया है। अल मदारिस एरिया में एक बड़ा सा वो है जहां पर पहले कुछ कुएं थे, उन कुओं को पाट दिया गया, बहुत पहले पाट दिए गए थे, मतलब 48 में थे वो जब इजराइल बना, लेकिन उसके बाद से वहां पर जूइश सेटलमेंट्स आसपास हैं, कुछ जगह फिलिस्तीनी गांव हैं। अल मदारिस जो एक्सेस है नाब्लस में, वहां पर उन कुओं को पाट दिया गया। अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक और भी जो एक इब्राहिमी मस्जिद पे हमला हुआ था कुछ दिन पहले वेस्ट बैंक में, उसमें भी पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के सोल्जर्स पौंड के अंदर थे, उससे वो निकले। कहीं ना कहीं पानी के अंदर सांस रोकने की प्रैक्टिस भी है, क्या कोई मैकेनिज्म वो यूज कर रहे हैं जिससे सांस भी उनको मिले। इस बार क्या हुआ कि नाब्लस में जो कुएं हैं जो पाट दिए गए हैं, उनकी संख्या नहीं अभी क्लियर है, उसके अंदर से सोल्जर्स निकले, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस सोल्जर्स। अब उसमें कुओं में पानी है कि नहीं, किस तरीके से है, क्या है, क्योंकि जब कुएं भर दिए जाते हैं वो पूरे अंदर तक भर दिए जाते हैं ना, तो उसमें तो मिट्टी होगी, मिट्टी के अंदर वो लोग थे, और वो लोग बहुत ज्यादा मतलब बहुत उतना अंदर मतलब उतना डीपली नहीं गए थे, लेकिन हो सकता है कि वहां कोई पैसेजेस बनाए, क्योंकि एक और खबर आई है कि वेस्ट बैंक में भी टनल्स जो हैं वो बनने लगी हैं। और वेस्ट बैंक में देखिए टनल वॉरफेयर बिल्कुल नदारद रही है, लेकिन जिस तरीके से इराक जो है जॉर्डेनियन रेजिस्टेंस की मदद कर रहा है, जॉर्डन और वेस्ट बैंक में अगर एक भी टनल बन गई तो मैं आपसे बता रहा हूं कि पूरा युद्ध का सिनारियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि कोई और तरीका ही नहीं है कि आप मतलब वेस्ट बैंक पे आईडीएफ हमला कर सके। वो ओपन हमला करता है, उसका ओपन जवाब देती है फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस, लेकिन अगर टनल्स बन गई, हम कह रहे हैं 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन टनल्स के बनने का जो पूरा एक मंजर है वो बहुत इजराइल के लिए खौफ से भरा हुआ है, और डरते हैं इससे वो लोग, और उस चीज को वो एडमिट कर चुके हैं कि ये बहुत ही खौफजदा चीज है। उसके बाद देखिए आज 2-3 और वीडियोज आए जिसमें जो हिजबुल्ला ने जिस तरीके से अब टारगेटेड मार कर रही है हिजबुल्ला। हाँ, एक चीज मैं आपको बताऊं हिजबुल्ला पर आने से पहले कि इराकी रेजिस्टेंस ने आज एक मार कर दी, और कहां मार की, बगदाद एयरपोर्ट के पास यूएस एम्बेसी का, जो इराक की यूएस एम्बेसी है, उसका एक लॉजिस्टिकल सेंटर है,
उस लॉजिस्टिकल सेंटर पे सीधे इराक ने मारा। और इराक जो कतैब हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं जाफर अल हुसैनी, उनका बयान भी आया। अच्छा, ये हमला जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, जो अभी नए नए चुने गए हैं, पेजेश्कियान, उनकी बगदाद विजिट के जस्ट 2 घंटा पहले हुआ। 2 घंटा पहले इस तरह से अमेरिकन लॉजिस्टिकल सपोर्ट सेंटर बगदाद एयरपोर्ट जैसी अहम जगह पे, उसके बगल में वहां पर कतैब हिजबुल्लाह ने मारा। उसमें अभी फेटिलिटीज की खबर नहीं है, लेकिन अमेरिका के ऊपर ये बड़ा हमला है। जैसे जनवरी में अल तन्फ पे हमला हुआ था, जनवरी 2024 में 3 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए थे। उसके बाद कई दिनों तक ये हुआ कि नहीं, इराकी रेजिस्टेंस स्ट्राइक नहीं करेगा, क्योंकि इराकी गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला यूएस गवर्नमेंट ने। लेकिन उसके बाद अभी फिर शुरू हो गया, अभी जबकि जुलाई में इराकी रेजिस्टेंस ने फिर मारना शुरू कर दिया। और अमेरिका से लास्ट स्ट्राइक उन्होंने अगस्त 10 में को इस तरह की एक खतरनाक स्ट्राइक की थी। और उसके बाद जो है वो जो वहाँ पर ट्राइब्स का रिवोल्ट हुआ, जो अरब ट्राइब्स का रिवोल्ट हुआ, उसके पीछे भी देखिए एक बड़ी चीज़ है। उसमें कई जो इस तरह के जो अमेरिकन बेसिस हैं या अमेरिका द्वारा सपोर्टेड जो टेररिस्ट हैं जो वहाँ काम करते हैं, खासतौर पे सीरियंस, जो सीरियन फ्री आर्मी और इस तरह से, तो उनके खिलाफ अरब ट्राइब्स का रिवोल्ट हुआ। तो अभी देखिए पेजेश्कियान के बगदाद पहुंचने के 1-2 घंटा पहले ये हो गया। फिर पेजेश्कियान वहाँ पर गए, वहाँ उन्होंने प्राइम मिनिस्टर सुदानी और ये जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उनसे भी मुलाकात की। वो सारी चीज़ें हुई और उसमें ये बात भी हुई कि अमेरिका जो है 2026 तक उसने वादा किया है कि वो किसी भी तरीके से, किसी भी हाल में वो इराक से अपने बेसिस हटा लेगा। अब देखिए हम इस पे आते हैं, जो कि हिजबुल्लाह पे जो खबर लीक हुई है कि इजराइल जो है किस तरह से हिजबुल्लाह पे हमला कर सकता है। तो इजराइल की तरफ से ये जो लीक हुआ है उसमें यह है कि वो लोग बेरूत तक एक मतलब आउट फ्लैंक करके हिजबुल्लाह की जो मेन जो डिफेंसेस हैं, जो लितानी रिवर के उसमें साउथ में हैं, और वो वहाँ पर जो बिल्कुल लेबनान इजरायली बॉर्डर पे है, उसको बाईपास करने की कोशिश होगी इजरायली ट्रूप्स की। और बेका एक जगह है, वहां तक पहुंच के, और जो हिजबुल्लाह का जो सप्लाई रूट है, यानी बेरूत से जो सप्लाई उसको आता है या इराक से जो सप्लाईज आते हैं, ईरान के से भी जो आते हैं वो इराक के थ्रू आते हैं, उस सप्लाई रूट को काट देना। तो आप सोचिए कि ये जैसे ये मतलब ये देखिए 71 वॉर में भी ऐसे ही हुआ था, जो बांग्लादेश में, जो पूरी बांग्लादेश की लड़ाई थी, उसमें भी इंडियन आर्मी ने इस तरह से पाकिस्तानी पोजीशंस को बाईपास करके पीछे से वो सीधे ढाका पहुंच गए थे। तो एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तानी सेना का उसको सरेंडर करना पड़ा था। तो वो जो पूरी एक आप देखिए, तो इजराइल कुछ नया नहीं कर रहा है, ये बहुत ही पुरानी एक ये है जो कि मेडिवल और एंशिएंट वॉरफेयर में भी यूज हो चुकी है। क्या आप जो हैं किसी भी एनिमी के को आउटफ्लैंक करके और उसके सप्लाई रूट को काट दीजिए, उसको बीच में फंसा दीजिए, उधर से आपकी सेना आगे से भी हमला करे, आप पीछे पहुंच ही चुके हैं। लेकिन ये बात तो अब लीक हो गई ना, हिजबुल्लाह को तो पता लग गया ये कि ये होने वाला है, तो अब तो इसका कोई मतलब नहीं रहा। अब ये कैसे, तो ये जो देखिए पूरी बात है, ये इजराइल अपने को बल्ले शाह बनाने की जो कोशिश है कि नहीं हम बुलंदियों पे हैं, हम देखिए ये प्लान कर रहे हैं। अब इजरायली पब्लिक के लिए भी है कि तो कोई इजरायली पब्लिक, हम ये अभी प्लान कर रहे हैं, हमारा ये प्लान था। अब वो प्लान अब लीक हो गया, अब वो प्लान तो रहा नहीं। आर्मी प्लान जो लीक हो जाए वो कोई प्लान होता है? उसके बाद तो खत्म, उसके बाद तो जो सो कॉल्ड एनिमी जो एनिमी है वो तो अलर्ट हो गया। तो ये देखिए इस तरीके से इजराइल समय बस टाल रहा है, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो कितना भी समय टाले, 7 अक्टूबर 2024 तो आएगा। और जब 7 अक्टूबर 2024 आएगा तो उसमें जो स्थिति बनेगी, उस स्थिति को क्या इजराइल सामना करने को तैयार है? इसी नोट पे मैं आज का प्रसारण समाप्त करता हूं। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।